देखो, वह रहा निखिल। 1 साल पहले वह ब्लू रिवर तलवार महल के बाहरी संप्रदाय का तलवार प्रमुख था, एक उभरता हुआ सितारा। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसकी सारी साधना नष्ट हो गई और वह यादव परिवार का गर्जमाई बन गया। कितनी अफसोस की बात है, और सबसे ज्यादा अफसोस तो रंभा के लिए है। वह ग्वांगलिंग नगर की सबसे सुंदर कन्या है, फिर भी उसे ऐसे निकम्मे से शादी करनी पड़ी। कक्षा अभी अभी समाप्त हुई थी। जैसे ही पाइन क्लाउड तलवार महल के छात्र बाहर निकले और दूर खड़े निखिल को देखा, उनके चेहरे बदल गए। जल्द ही चारों ओर फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। निखिल के चेहरे पर एक हल्की सी निराशा झलकी, लेकिन साथ ही उसे यह सब थोड़ा मजाकिया भी लगा। काफी समय हो गया था जब लोगों ने उसे इस तरह देखा था। उसका मन अतीत की ओर चला गया। प्राचीन काल से लेकर अब तक कितने ही महान योद्धा शक्ति के लिए लड़े थे। 6 महान संप्रदायों ने दुनिया पर राज किया। 3 राक्षसी संप्रदायों ने युद्ध और विनाश फैलाया। बुद्ध और देवताओं ने आकाश और पवन को नियंत्रित किया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने पूरे वनांचल पर एक छत्र राज्य किया, मनीष। उसकी तलवार ने 9 प्रांतों को झुका दिया था। यह वही मनीष था, निखिल का पूर्व जन्म। यहाँ तक कि सम्राट स्तर के योद्धा भी उसे पूज्य कहकर संबोधित करते थे। निखिल ने सोचा, अगर मेरे पुराने जीवन के वे बुजुर्ग मुझे इस हाल में देखते तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। अब वह लंबा, पतला और सुंदर चेहरा लिए नीले वस्त्रों में खड़ा था, पीठ पीछे हाथ बांधे, शांत और उदासीन। निखिल ने सोचा, पर वे पूरी तरह गलत भी नहीं है। अभी मैं सच में थोड़ा दयनीय हूँ। उसका वर्तमान शरीर ग्रेट जो के यूजिंग नगर से था। वह यादव कुल का सदस्य था, लेकिन एक उपपत्नी का तिरस्कृत पुत्र। 5 वर्ष की उम्र में उसकी माँ सुनीता चल बसी थी। 14 की उम्र में वह क्लाउड रिवर प्रांत के ब्लू रिवर तलवार महल में साधना करने गया। सिर्फ 2 वर्षों में वह बाहरी संप्रदाय का सर्वोच्च शिष्य बन गया। लेकिन फिर एक घटना ने उसकी सारी साधना छीन ली। इसके बाद यादव कुल ने उसे ग्वांगलिंग नगर के 3 प्रमुख कुलों में से एक यादव परिवार की बेटी रंभा का घर जमाई बना दिया। निखिल ने सोचा, पर जो बीत गया वह बीत गया। अब मैं वैसा नहीं रहा। उसके भीतर एक अजीब सी भावना उठी और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक उभर आई। छनन, जैसे ही उसका मन डगमगाया, उसके भीतर तलवार की एक ठंडी स्पष्ट गूंज सुनाई दी और फिर शांति छा गई। यह एक दिव्य तलवार थी, नरक की तलवार। इस पर 9 दिव्य जंजीरें बंधी थीं। 1 साल पहले तलवार परीक्षा की पूर्व संध्या पर जब निखिल की साधना चिसंचय स्तर पर पहुंची, तभी यह तलवार उसकी चेतना में प्रकट हुई थी और इसी के कारण उसकी सारी साधना नष्ट हो गई थी। यही था उसके पतन का असली कारण। पिछले 1 साल से यादव परिवार में रहते हुए निखिल दिन रात इस तलवार के रहस्यों को समझने में लगा रहा। 3 दिन पहले उसने पहली जंजीर खोल दी और साथ ही अपने पिछले जन्म की सारी यादें भी लौट आईं। निखिल ने सोचा, मानो ये 17 साल एक सपना थे और अब जाकर मुझे याद आया कि मैं कौन हूँ। अब वह केवल 17 वर्ष का था, युवा और जोश से भरा। उसका आत्मविश्वास लौट आया था। निखिल ने सोचा, भले ही अभी मेरी हालत खराब हो, पर पिछले जीवन के अनुभवों से मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। वह शांत भाव से खड़ा था, पर उसकी आंखों में जीवन के उतार चढ़ावों की झलक थी। निखिल ने सोचा, कोई जल्दी नहीं है। मैंने पुनर्जन्म इसलिए लिया है ताकि पिछले जीवन की सीमाओं को पार कर सकूं और अपनी तलवार की सर्वोच्चता सिद्ध कर सकूं। निखिल ने सोचा, आज सब कुछ ठीक है। मैं अभी युवा हूं। एक दिन मैं फिर से 9 प्रांतों में लौटूंगा और अपने पुराने दुश्मनों से हिसाब चुकता करूंगा। उसके मन में पुराने जीवन की यादें तैरने लगीं। युद्ध सम्राट दीपक, सम्राज्ञी शीतल, सुनहरी पंखों वाला गरुड़, तलवार सभा, 6 महान संप्रदाय। तभी निखिल को कुछ आभास हुआ। उसने पाइन क्लाउड तलवार महल के मुख्य द्वार की ओर देखा। कक्षा समाप्त हो चुकी थी और युवा छात्र छात्राएं बाहर निकल रहे थे। चारों ओर चहल पहल थी, लेकिन तभी सब शांत हो गया। भीड़ ने रास्ता बना दिया। एक युवती द्वार से बाहर निकली। वह लगभग 14-15 वर्ष की थी। उसके काले बाल लहराते थे, आंखें बुद्धिमत्ता से चमक रही थीं और उसका चेहरा दूध जैसा उजला था। नीले वस्त्रों में वह किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही थी। वहां खड़े कई युवक
उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। कुछ शर्मीले लड़कों ने नजरें झुका ली। लड़कियों के चेहरे अलग अलग भावों से भरे थे, कुछ ईर्ष्या, कुछ निराशा। हालांकि वे भी सुंदर थीं, पर उस नीली पोशाक वाली कन्या के सामने फीकी लग रही थीं। वे मानो चांदनी के सामने जुगनुओं की तरह थीं। उस युवती की चाल न तेज थी न धीमी। उसका चेहरा शांत और सौम्य था, जैसे कोई देवी पृथ्वी पर उतर आई हो। मालिनी की बड़ी बड़ी आंखें एकदम साफ थीं और उसकी नजर बहुत पैनी थी, लेकिन उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, जैसे कोई अकेला हिमखंड जिससे कोई पास आने की हिम्मत न करे। उसे पाइनक्लाउड तलवार महल में आए अभी सिर्फ 1 साल हुआ था, लेकिन हर शिक्षक उसे एक अद्भुत प्रतिभा मानता था। वह अपनी ठंडी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। महल के प्रधान मंटू ने एक बार कहा था कि वह बर्फ और हिम जैसी शुद्ध और सुंदर है। पाइनक्लाउड तलवार महल की मोती। लेकिन निखिल की नजर में यह लड़की जो जहां जाती सबका ध्यान खींचती, वह रंभा की छोटी बहन थी और उसकी छोटी साली। निखिल ने सोचा, यह तो दिन और सुंदर होती जा रही है। निखिल के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। पिछले 1 साल में जब से वह यादव परिवार में गरजमाई बना था, लगभग सभी ने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन केवल मालिनी ही थी जिसने उसे सच्चे दिल से जीजा माना और हमेशा उसका पक्ष लिया। मालिनी ने निखिल को देखा और कहा, जीजा जी, आज कैसे आना हुआ? जब उसने दूर से निखिल को देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। एक पल में ही उसके होठों पर दिल से निकली मुस्कान खिल उठी। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे अचानक सूरज की किरणें बादलों से झांक गई हों। उसकी ठंडी छवि पल भर में पिघल गई। कई लड़के उसे देखकर स्तब्ध रह गए। उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। क्या सुंदरता है! वह मुस्कुराई। औरों की आंखें खुली की खुली रह गईं। यकीन नहीं होगा, लेकिन मैंने पूरे साल में पहली बार मालिनी को मुस्कुराते देखा है। बाकी भी सहमत हो गए। मालिनी के नाम में बर्फ का भाव था और उसका स्वभाव भी वैसा ही था, ठंडा और दूर दराज। हालांकि वे सब एक ही जगह पढ़ते थे, फिर भी शायद ही किसी ने उसे मुस्कुराते देखा हो। एक लड़की ने कहा, काश मैं भी इतनी सुंदर होती तो मुझे भी सीनियर शिष्य भाई श्याम के पीछे 1 साल नहीं भागना पड़ता। यहां तक कि लड़कियां भी मानती थीं कि रूप और स्वभाव दोनों में मालिनी का कोई मुकाबला नहीं था। पाइनक्लाउड तलवार महल में कोई भी लड़की उसके साथ समय बिताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके सामने वे फीकी लगती थीं। इन सब नजरों को नजरअंदाज करते हुए मालिनी अपनी धीमी चाल छोड़कर निखिल की ओर दौड़ पड़ी। लड़कों की आंखें सिकुड़ गईं। क्या मालिनी ने उस निकम्मे को देखकर मुस्कुराया? वे एक दूसरे को अविश्वास से देखने लगे। उनके अनुसार भले ही निखिल उसका जीजा था, वह तो सिर्फ एक गरजमाई था। उसकी स्थिति इतनी नीची थी कि यादव परिवार के नौकर तक उसका मजाक उड़ाते थे। यह बात पूरे गुआंगलिंग नगर में मशहूर थी। फिर भी मालिनी का व्यवहार निखिल के प्रति बेहद स्नेहपूर्ण था। उसने तो उसे देखकर खुशी भी जाहिर कर दी थी। हर कोई देख सकता था, मालिनी सच में खुश थी। यह अजीब था, बहुत अजीब। निखिल ने मालिनी को देखा और कहा, तो स्कूल में तुम ऐसे बर्ताव करती हो? यह पहली बार था जब वह मालिनी को स्कूल से लेने आया था। यह पहली बार था जब उसने उसका ठंडा दूर दराज रूप देखा था। जबकि यादव परिवार में वह हमेशा चंचल, प्यारी और हंसमुख रहती थी। मालिनी ने निखिल से कहा, अगर मैं यहाँ ठंडी न बनूं तो न जाने कितने लड़के मेरे पीछे पड़ जाएंगे। बहुत परेशान करते हैं। निखिल सब समझ गया। सच तो यह था कि पिछले जन्म के मापदंडों से भी मालिनी एक प्रथम श्रेणी की सुंदर कन्या थी। थोड़ी और बड़ी होते ही वह और भी मनमोहक हो जाएगी। इतनी सुंदरता के साथ चाहने वालों की कमी नहीं होगी। मालिनी ने अपने सहपाठियों की ओर देखा और कहा, गया सब कुछ। एक पल की खुशी में मैंने साल भर की बनाई हुई ठंडी छवि मिटा दी। फिर वह खिलखिलाई और बोली, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। जब तक मैं खुश हूं, बाकी सब बेकार है। उसने निखिल का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो जीजा जी, घर चलते हैं। निखिल ने कहा, ठीक है। दोनों साथ साथ चल दिए। पीछे खड़े छात्र उन्हें जाते हुए देखते रह गए। पाइनक्लाउड तलवार महल के बाहर सन्नाटा छा गया। कोई समझा सकता है कि मालिनी उस निकम्मे से इतना स्नेह क्यों करती है?
एक सुंदर युवक ने दांत पीसते हुए कहा। बाकी सब भी हैरान थे। वह तो गुआंगलिंग नगर का सबसे बड़ा मजाक है। उसकी साधना भी खत्म हो चुकी है। पहले तो उसने रंभा जैसी सुंदर लड़की से शादी कर ली, अब उसकी छोटी बहन पर भी नजर है। घिन आती है। कई युवक जलन से भर उठे। यहाँ तक कि लड़कियां भी समझ नहीं पा रही थीं। मालिनी इतनी गर्वीली, ठंडी और सुंदर थी। सिर्फ सुंदर ही नहीं, उसकी साधना भी महल की नई पीढ़ी में सबसे ऊंची थी। फिर भी वह निखिल जैसे व्यक्ति को क्यों पसंद करती थी? भले ही वह उसका जीजा था, पर सुना था कि उसकी बहन रंभा तो उससे नफरत करती थी। घर लौटते समय मालिनी ने पूछा, जीजा जी, आप तो कभी बाहर नहीं निकलते, आज अचानक मुझे लेने क्यों आए? वह युवती मासूम और चंचल थी। उसका रूप और चाल ढाल ऊर्जा से भरा था। निखिल ने कहा, तुम्हारी बड़ी बहन लौट आई है, लेकिन उसके दिल में कई भाव उमड़ने लगे। मालिनी की आंखें खुशी से चमक उठीं। मालिनी ने कहा, दीदी, क्या वह सच में घर लौटने के लिए तैयार हो गई हैं? 1 साल पहले रंभा और निखिल की शादी की पहली ही रात रंभा बिना कुछ बताए घर छोड़कर ब्लू रिवर तलवार महल में साधना करने चली गई थी। सबको यही लगा कि यह शादी से नाराजगी और विरोध दिखाने का उनका तरीका था। यह बात मालिनी भी अच्छी तरह जानती थी कि उसकी बड़ी बहन इस शादी से खुश नहीं थी और उन्होंने कभी भी निखिल को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं किया था। लेकिन अब पूरे 1 साल बाद रंभा वापस लौट आई थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। उत्साह के थमने के बाद मालिनी को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने चमकती आंखों से निखिल को ऊपर से नीचे तक देखा। मालिनी ने निखिल से कहा, जीजा जी, जब से आप यादव परिवार में आए हैं, आपने घर से बाहर कदम तक नहीं रखा। ऊपर से आप हमेशा उदास, थके हुए और निराश दिखते थे। मैं तो बहुत चिंतित थी। डर था कि कहीं आप कुछ गलत न कर बैठे। वह निखिल को गौर से देखती रही, फिर उलझन में बोली, लेकिन अब सिर्फ 1 महीना ही तो हुआ है और आप बिल्कुल अलग लग रहे हैं। निखिल मन ही मन चौंक गया। उसकी अंतर्दृष्टि वाकई तेज है। पाइन क्लाउड तलवार मठ के शिष्यों को हर महीने 2 दिन की छुट्टी मिलती थी और निखिल को मालिनी से मिले 1 महीना हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसके बदलाव को इतनी जल्दी भांप लेगी। निखिल हंसते हुए बोला, हाल ही में कुछ बातें समझ में आ गईं। अब मैं पहले जैसा व्यवहार नहीं करूंगा। मालिनी खिल उठी और उसके सुंदर चेहरे पर एक दमकती मुस्कान फैल गई। ओह, तो बात यह है। यह तो बहुत अच्छा है। मुझे आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं जीजा जी। आपके अंदर एक अलग ही बात है। जैसे किताबों में लिखा होता है, एक अनमोल रत्न की आभा, उज्जवल भविष्य वाला युवक जिसकी मुस्कान चांद जैसी दमकती है और जो एक अकेले वृक्ष की तरह शांत और दिव्य है। वह अपने हाथ पीठ पीछे बांध कर चल रही थी। उसकी पोशाक जड़े जैसी थी, मुस्कान फूल जैसी। उसकी खुशी दिल से झलक रही थी और वह पाइन क्लाउड तलवार मठ की बर्फ रानी से बिल्कुल अलग लग रही थी। अगर उसके सहपाठी उसे अब देख लेते तो हैरानी से स्तब्ध रह जाते। भावनात्मक आघात उन्हें तोड़ देता। निखिल जोर से हंस पड़ा। जब कोई बदलता है तो वह अक्सर एक ही रात में बदल जाता है, खास तौर पर उसके जैसे इंसान के लिए। अपने पिछले जन्म के अनुभव और ज्ञान के साथ उसका स्वभाव अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। यादव परिवार गुआंगलिंग शहर के 3 महान कुलों में से एक। उनका निवास उत्तर पश्चिम जिले में था, जो 100 एकड़ में फैला हुआ था। आंगन चारों ओर फैले थे और हवेलियां जंगल में पेड़ों की तरह थीं। शाम ढल रही थी। जैसे ही निखिल और मालिनी घर लौटे, उन्होंने देखा कि कोई दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहा है। वह थी जिया, निखिल की सास। उम्र के बावजूद वह तेजस्वी और गरिमामयी लग रही थी और उनमें एक परिपक्व आकर्षण था। यकीनन वह अपने समय की अनुपम सुंदरी रही होंगी। जिया ने निखिल को गुस्से से घूरा, तू निकम्मा। मैंने बस इतना कहा था कि मालिनी को स्कूल से ले आना, इसमें इतना समय क्यों लगा? वह पूरी तरह चिड़ी हुई लग रही थी। निखिल शांत था, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। शादी को 1 साल हो गया था। वह जानता था कि उसकी सास का स्वभाव कितना उग्र और तुनका मिजाज है, और यह भी कि जिया शुरू से ही उसकी और रंभा की शादी के खिलाफ थी। लेकिन
जब परिवार की दादी ने खुद यह रिश्ता तय किया तो जिया चाह कर भी मना नहीं कर सकी। मालिनी ने निखिल का पक्ष लिया। माँ, मेरी गलती है। क्लास के बाद मैं थोड़ी देर इधर उधर घूमती रही। जिया ने उसे झुंझला कर रवाना किया। ठीक है, तू जा खाना खा ले। फिर निखिल की ओर ठंडी नजरों से देखा। चल मेरे साथ, कुल भवन में सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर मालिनी से रहा नहीं गया। कुल भवन? जीजा जी का इंतजार? क्यों? जिया ने सख्ती से कहा। यह तेरे जानने की बात नहीं है। तू यहीं रह, कहीं मत जाना, समझी? जिया की बातों में सख्ती थी। मालिनी ने बस हूं कहा और निखिल की ओर चिंतित नजरों से देखा। निखिल हंस पड़ा। जैसा कहा गया है वैसा ही कर। चलो अब खाना खाओ। तब जाकर मालिनी अंदर चली गई। जिया ने यह सब देखा और सतर्क हो गई। उसने निखिल को घूरते हुए कहा, मालिनी अभी बच्ची है, अगर तूने उस पर कोई बुरी नजर डाली तो मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। निखिल के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। निखिल ने सोचा, क्या मैं मनीष ऐसा इंसान लग रहा हूं? जिया ने और कुछ नहीं कहा और निखिल की ओर दोबारा नहीं देखा। चल मेरे साथ। कुल भवन। चमचमाते लालटेन पूरे भव्य हॉल को रोशन कर रहे थे। यादव परिवार के मुखिया धीरज वहां मौजूद थे और उनके साथ परिवार के अन्य वरिष्ठ सदस्य भी। सब अपनी अपनी जगह पर बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। माहौल हल्का फुल्का और जीवंत था। लेकिन जैसे ही निखिल जिया के साथ अंदर दाखिल हुआ, सारी बातें थम गईं। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। उनके चेहरे पर अजीब भाव थे, कुछ हंसी, कुछ तिरस्कार, कुछ दया और कुछ उपहास। माहौल एकदम भारी हो गया। यह सब देखकर जिया भी असहज हो गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, यहीं खड़ा रह। फिर वह जाकर अपने पति अंकित के पास बैठ गई। निखिल अब भी शांत था, जैसे यह सब उससे कोई लेना देना नहीं रखता। वह हॉल के बीचों बीच खड़ा रहा और उसकी नजर यादव परिवार के वरिष्ठों पर घूमी। निखिल ने सोचा हूं। निखिल ठिठक गया। उसकी नजर एक जानी पहचानी सुंदर आकृति पर पड़ी। पतली भौहें, मोती जैसे दांत, चमकती आंखें, हल्के नीले रंग की पोशाक में लंबे पतले पैर एक साथ रखे हुए, बिना किसी श्रृंगार के, जैसे साफ पानी से निकला कमल। स्वाभाविक अनुपम सौंदर्य। वह एक दिव्य सुंदरता थी। वह सच में बेमिसाल थी। लेकिन उसकी नजरें बर्फ जैसी ठंडी, घमंडी और इतनी दूर थीं जैसे वह हजारों मील दूर हो। रंभा, कम से कम नाम के लिए ही सही, वह निखिल की पत्नी थी। ग्वांगलिंग शहर में वह बेजोड़ सुंदरता की मिसाल थी, एक अप्सरा जैसी। उसकी युद्ध कला की प्रतिभा भी उतनी ही चौंकाने वाली थी। न जाने कितने प्रतिभाशाली युवक उसकी प्रशंसा करते थे। निखिल ने तुरंत समझ लिया, ओ, तो स्कूल में मालिनी का ठंडा व्यवहार वहीं से आया है। वह तो बस अपनी बड़ी बहन की नकल कर रही है। मालिनी सिर्फ दिखावे के लिए ठंडी बनती थी, लेकिन रंभा सच में ठंडी थी। उसका यह बर्फीला और दूर दराज सा स्वभाव तो जैसे उसकी रग रग में समा गया था। इसी बीच रंभा ने निखिल की नजरें महसूस की और हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। फिर वह तुरंत सामान्य हो गई और उसकी ठंडी आंखों ने निखिल की ओर एक बार भी नहीं देखा। उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। पति पत्नी 1 साल से अलग थे, लेकिन अब अजनबियों की तरह पेश आ रहे थे। यादव परिवार के मुखिया धीरज ने कुल भवन के मुख्य आसन से कहा, निखिल, मैंने तुम्हें यहां बुलाया है ताकि एक बात बता सकूं। उनका लहजा शांत था, लेकिन सबका ध्यान तुरंत उनकी ओर चला गया। धीरज ने बैंगनी वस्त्र पहन रखे थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी, चेहरा संगमरमर की तरह तराशा हुआ और वह गरिमा से भरे हुए लग रहे थे। धीरज ने निखिल की ओर बेरुखी से देखा। रंभा की अद्भुत प्रतिभा के कारण सिर्फ 1 साल में ही ब्लू रिवर तलवार मठ में साधना करके उसने एक महान शक्ति का ध्यान खींचा है। उन्होंने उसे स्वर्गोत्पत्ति अकादमी में आगे की साधना के लिए अनुशंसा दी है। धीरज ने आगे कहा, दूसरे शब्दों में रंभा अब स्वर्गोत्पत्ति अकादमी की आधिकारिक छात्रा बन चुकी है। तुम कभी ब्लू रिवर मठ की बाहरी शाखा के तलवार प्रमुख थे। अब भले ही तुम किसी काम के नहीं रहे, लेकिन तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि स्वर्गोत्पत्ति अकादमी कितनी महान और दिव्य संस्था है। यादव परिवार के लिए रंभा का वहां प्रवेश मिलना स्वर्ग जैसा सौभाग्य है। अब निखिल को समझ आया कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया था। स्वर्गोत्पत्ति अकादमी पूरे गुण प्रांत की सबसे ऊंची साधना संस्था थी। वहां वही लोग पहुंचते थे
जो अपने राज्य के सबसे प्रतिभाशाली योद्धा होते थे, रंभा ने सिर्फ 1 साल में ही वहां तक पहुंचने की सिफारिश पाली थी। यह उसकी अद्वितीय प्रतिभा का प्रमाण था। यादव परिवार के लिए यह गर्व की बात थी, लेकिन निखिल के लिए इसका मतलब था कि अब वह अपनी पत्नी को बहुत लंबे समय तक नहीं देख पाएगा। यह सोचकर उसने रंभा की ओर देखा, लेकिन वह अब भी उतनी ही ठंडी और भावहीन थी। निखिल ने शांत स्वर में पूछा, परिवार प्रमुख बुजुर्गों, क्या आपने मुझे मेरी राय पूछने के लिए बुलाया है? यह सुनकर सब चौंक गए। फिर उनके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। एक व्यंग्यात्मक हंसी गूंजी। निखिल, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। यह कोई चर्चा का विषय नहीं है। तुम्हारी सहमति मायने नहीं रखती। हम एक निकम्मे इंसान को रंभा के उज्जवल भविष्य में बाधा नहीं बनने देंगे। यह बात अभिषेक ने कही, जो रंभा के दूसरे चाचा थे। वह बिना मूंछों के थे, रेशमी वस्त्रों में, और उनकी नजरें तीखी और चालाक थीं। हॉल में धीमी हंसी गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे निखिल की बात ने सबका मनोरंजन कर दिया हो। एक मामूली दामाद इस विषय पर अपनी राय देना चाहता है। क्या उसे नहीं पता कि यादव परिवार की नजरों में उसकी कोई अहमियत नहीं? लेकिन सबकी उम्मीदों के उलट निखिल पूरी तरह शांत और सहज था, जैसे यह सब उससे कोई लेना देना नहीं रखता। उसकी यह निश्चिंतता देखकर कई लोग जो उसे चिढ़ाने वाले थे खुद असहज हो गए। निखिल ने सहजता से पूछा, अगर आपने पहले ही निर्णय ले लिया है तो फिर मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? अगर यह बात उसकी पुरानी हालत में होती तो शायद वह अपमान से तिलमिला जाता, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसे इन बातों से क्या फर्क पड़ता? सफेद चौगा पहने एक सुंदर प्रभावशाली युवक अंदर आया और एक तेज आत्मविश्वासी हंसी हॉल में गूंजी। मैं तो बस इस मौके पर तुमसे मिलने आया था। वरिष्ठ शिष्य भाई निखिल। उसे देखते ही यादव परिवार के सभी सदस्य अपनी जगह से उठ खड़े हुए और उनके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान थी। परिवार के सदस्यों ने कहा, शाह साहब कृपया बैठिए। उन्होंने आगे कहा, शाह साहब, हम तो निखिल को आपको लेने भेजने वाले थे, आप खुद आ गए। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्षमा कीजिए, हम आपका स्वागत ठीक से नहीं कर पाए। उनकी बातों में खुली चापलूसी और दिखावटी आदर था। यहाँ तक कि परिवार प्रमुख धीरज खुद शाह को अंदर ले जाने लगे। निखिल मन ही मन सिर हिलाए बिना न रह सका। इनका व्यवहार तो वाकई घिनौना था। लेकिन तभी सफेद वस्त्रों में वह युवक सीधे निखिल के पास आया। उसका अंदाज घमंडी और हावी था। वरिष्ठ शिष्य भाई निखिल, बहुत दिन हो गए आपसे मिले। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। शाह झेंग्यांग, वह ब्लू रिवर तलवार मठ का बाहरी शिष्य था और साथ ही क्लाउड रिवर प्रांत के सर्वोच्च शाह कुल का उत्तराधिकारी भी। सिर्फ यही पहचान यादव परिवार को भय और सम्मान से भर देने के लिए काफी थी। निखिल ने हल्का सिर हिलाया। ओह, तो तुम ही हो जिसने मुझसे मिलने की इच्छा जताई थी। कनिष्ठ शिष्य भाई शाह। ब्लू रिवर मठ में बिताए 3 वर्षों के दौरान शाह झेंग्यांग ने हमेशा निखिल को अपना प्रतिद्वंद्वी माना था। लेकिन चाहे उसने कितनी भी मेहनत की हो, निखिल हमेशा उससे एक कदम आगे रहा। यानी 3 साल तक शाह निखिल की छाया में ही रहा। अब शाह झेंग्यांग ने निखिल को ऊपर से नीचे तक देखा और लंबी अफसोस भरी सांस ली। कौन सोच सकता था कि ब्लू रिवर मठ के बाहरी दल का तेजस्वी तलवार प्रमुख एक झटके में धूल में मिल जाएगा। और तो और अपनी सारी साधना खोकर एक घर जमाई बन गया। हाय, कितना दुर्भाग्यपूर्ण। उसकी आवाज पूरे सभा भवन में गूंज उठी। सभी के चेहरे बदल गए, लेकिन निखिल बस हल्का मुस्कुराया और बोला, लगता है तुम वह सबक भूल गए जो मैंने तुम्हें सिखाए थे। क्या तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा? सिर्फ एक वाक्य में ही उसने शाह की दुखती रग पर हाथ रख दिया। शाह को कई पुराने अपमान याद आ गए और उसका चेहरा उतर गया। परिवार प्रमुख धीरज गुस्से में खड़े हो गए। निखिल, तुम शाह साहब से बदतमीजी नहीं करोगे? उनकी ठंडी चुभती नजर में साफ चेतावनी थी। हालांकि निखिल जानता था कि यादव परिवार उसे तुच्छ समझता है, फिर भी धीरज का यह व्यवहार उसे थोड़ा चौंका गया। धीरज, जो यादव परिवार के मुखिया थे, अपने ही दामाद को सबके सामने डांट रहे थे, और वह भी एक बाहरी व्यक्ति के पक्ष में। निखिल ने जब बाकी वरिष्ठों की ओर देखा तो सबके चेहरे पर तिरस्कार और उपेक्षा थी।
किसी को भी धीरज की डांट में कुछ भी गलत नहीं लगा। उनकी नजर में निखिल एक इंसान नहीं, बस एक फालतू सामान था जिसे जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। निखिल ने सोचा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। निखिल का चेहरा और भी शांत हो गया। उसके मन में अब यादव परिवार से दूरी की रेखा खिंच चुकी थी। शाह ने ठंडे स्वर में कहा, निखिल, मैं क्लाउड रिवर प्रांत से इतनी दूर सिर्फ तुम्हारा तमाशा देखने नहीं आया हूं। उसे यादव परिवार का निखिल के प्रति रवैया साफ दिख गया था और इससे उसका हौसला और बढ़ गया। निखिल ने पूछा, ओह, तो फिर किस लिए आए हो? शाह के होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। उसकी बाज जैसी नजरें निखिल पर टिकी थीं। उसने 2 उंगलियां उठाई और हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं 2 कारणों से आया हूं। पहला, जब रंभा कल स्वर्गोत्पत्ति अकादमी जाएगी तो मैं उसके साथ रहूंगा। निश्चिंत रहो, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा, उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। दूसरा, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने आया हूं। तुम एक ऐसे गैर जमाई हो जिसने अपनी सारी साधना खो दी है। तुम रंभा के लायक नहीं हो। मैं फिर से यादव परिवार आऊंगा और तब रंभा का विवाह अनुबंध रद्द करवा दूंगा। और तुम निखिल, तुम्हें तो सड़क पर फेंक दिया जाएगा। और जब वह दिन आएगा, अगर तुम्हें पेट भरने में भी दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना। मैं इतना गरीब नहीं कि एक कचरे के टुकड़े को खाना न खिला सकूं। उसकी बातें तेज और तीखी थीं। उसकी आंखों में घमंड, नफरत और घोर अभिमान झलक रहा था। सभा भवन में सन्नाटा छा गया। पक्षी भी जैसे चुप हो गए। सबके चेहरे अजीब हो गए। आखिरकार निखिल और रंभा पति पत्नी थे। ऐसे में शाह का इस तरह सबके सामने निखिल का अपमान करना, यह निखिल के लिए सबसे बड़ा तिरस्कार था। यहाँ तक कि धीरज और अन्य वरिष्ठ भी थोड़े असहज हो गए, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। शाह परिवार पूरे क्लाउड रिवर प्रांत के 19 शहरों पर प्रभाव रखने वाला एक शीर्ष कुल था और शाह झेंग्यांग उस कुल के मुखिया का बेटा था। उसकी हैसियत इतनी ऊंची थी कि यादव परिवार उसे नाराज करने की सोच भी नहीं सकता था। जिया की आंखें चमक उठीं। उसने शाह को गौर से देखा, फिर उसकी तुलना निखिल से की। उसका मन और खिन्न हो गया। जिया ने सोचा, काश उसकी बेटी की शादी इस शाह साहब से हुई होती, तब यादव परिवार में कौन उसकी उपेक्षा करता। लेकिन सबकी उम्मीदों के उलट इतना अपमान सहने के बाद भी निखिल के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उसकी शांति देखकर सब हैरान रह गए। परिवार के एक सदस्य ने सोचा, यह आदमी वाकई गुस्सा नहीं हुआ। शाह की भौहें सिकुड़ गईं। वह तो अपनी हैसियत दिखाने और पत्नी छीनने की धमकी देकर निखिल को नीचा दिखाने आया था, लेकिन उसके ताने बेअसर रहे, जैसे किसी तकिए पर मुक्का मारा हो, बस हवा में ही रह गया। बहुत खींच हुई। निखिल ने सबके चेहरे देखे, लेकिन वह अब भी शांत था, जैसे कोई देवता जो धरती के किसी कोने में चल रही तुच्छ लड़ाई को ऊपर से देख रहा हो। उसकी नजर में शाह झेंग्यांग तो बस एक नाचता हुआ कीड़ा था। हास्यास्पद। शाह ने मन में सोचा, इस हालात में भी वह इतना शांत कैसे रह सकता है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बर्फ सी ठंडी रंभा यह सब चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की उलझन और हैरानी की झलक थी। तभी निखिल ने सभा भवन पर नजर डाली और शांत स्वर में कहा, चाहे जो भी हो, जब तक हमारा विवाह अनुबंध कायम है, मैं अब भी रंभा का पति और यादव परिवार का दामाद हूं। और अब एक बाहरी आदमी हमारे कुल भवन में खड़ा होकर खुलेआम ऐलान कर रहा है कि वह मेरी पत्नी का ख्याल रखेगा। सोचिए, अगर यह बात बाहर फैल गई तो लोग यादव परिवार के बारे में क्या सोचेंगे और रंभा के बारे में क्या राय बनाएंगे। निखिल की आवाज शांत थी, लहजा सहज, लेकिन उसके शब्द बिजली की तरह गूंजे। धीरज और अन्य वरिष्ठों के चेहरे पल भर में बदल गए। वे अब बैठ नहीं पाए। उन्हें भले ही निखिल की भावनाओं की परवाह न हो, लेकिन यादव परिवार की प्रतिष्ठा और इज्जत को लेकर वे लापरवाह नहीं रह सकते थे। जिया और अंकित को भी होश आया। उनके चेहरे बिगड़ गए और वे बेचैन हो उठे। अगर यह बात बाहर फैली तो रंभा के माता पिता होने के नाते सबसे ज्यादा शर्मिंदगी उन्हें ही झेलनी पड़ेगी। यहाँ तक कि रंभा भी प्रतिक्रिया देने से खुद को रोक नहीं पाई। उसके बर्फ जैसे सौंदर्य में अब बादल छा गए थे और उसकी चमकती आंखों में गुस्से की झलक थी। शाह झेंग्यांग ने घबराकर थूक निगल लिया। शाह ने सोचा, बुरा फंस गया।
उसे अंदाजा नहीं था कि निखिल के कुछ शब्दों से यादव परिवार का रुख इतना बदल जाएगा। अगर उसने सफाई नहीं दी तो यह गलतफहमी और बढ़ेगी। लेकिन निखिल ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और फिर बोला, कनिष्ठ शिष्य भाई साहब, अगर तुम्हारे परिवार को पता चले कि तुम दूसरों की पत्नियों पर खुलेआम दावा कर रहे हो तो वे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? अगर यह बात बाहर निकली तो पूरी क्लाउड रिवर प्रांत में फैल जाएगी। शाह परिवार का उत्तराधिकारी दूसरों की पत्नियां छीनता है। निखिल ने जब अगली बार शाह की ओर देखा तो उसकी नजरों में दया की झलक थी। जब यह बदनामी सच बन जाएगी तो तुम बर्बाद हो जाओगे। यह दाग जिंदगी भर नहीं मिटेगा। तुम भले ही शाह परिवार के मुखिया के बेटे हो, लेकिन यह कांड तुम्हारी हैसियत पर गहरा असर डालेगा। बताओ, क्या तुम इसके नतीजे झेल सकोगे? इतना कहकर निखिल ने शाह के कंधे पर हल्के से थपथपाया। मैंने जो कहना था कह दिया, अब सोच लो। सभा भवन में सन्नाटा छा गया। निखिल के शब्द बिजली की तरह सबके दिलों में गूंजे। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। शाह झेंगियांग पहले तो शर्म से लाल हुआ, फिर एकदम सफेद पड़ गया। उसकी पेशानियों की नसें उभर आईं और वह सिर से पांव तक कांपने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा और शर्म की आग जल रही थी। शाह का खून सिर पर चढ़ गया तो वह निखिल को पीट पीट कर मार देना चाहता था। तभी रंभा अचानक खड़ी हो गई। उसकी चमकती आंखें ठंडी होकर शाह पर टिकी थीं। वरिष्ठ शिष्य भाई साहब, क्या अब तुम्हारी बातें खत्म हो गई? उसका चेहरा अब भी बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन आवाज में गुस्से की कोई कमी नहीं थी। शाह का गुस्सा जैसे किसी ने बर्फीले पानी से बुझा दिया हो। वह घबरा गया। शाह जल्दी से सफाई देने लगा। कनिष्ठ शिष्या बहन रंभा, गलत मत समझो। मैं कसम खाता हूँ, मेरा मतलब वह नहीं था। मैं तो बस यही सोच रहा था कि हम स्वर्गोत्पत्ति अकादमी में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। आखिर हम ब्लू रिवर मठ में मिले थे। हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं, है ना? रंभा ने कहा। मैं थक गई हूँ, मैं अब आराम करने जा रही हूँ। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। इतना कहकर वह सभा भवन से निकलने लगी। लेकिन जब वह निखिल के पास से गुजरी तो उसकी आंखों में एक हल्की सी मुश्किल से दिखने वाली भावना की झलक थी। रंभा ने मन में सोचा, इतनी बेइज्जती के बाद भी निखिल शांत रहा। उसने तो मुस्कुराकर पूरी स्थिति को पलट दिया। वह शायद उतना निकम्मा नहीं है जितना मैंने सोचा था। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, रंभा ने खुद को झटका दिया। आखिरकार वे दोनों अजनबी ही थे जिनकी राहें अलग थीं। निखिल था और वह थी। भले ही वे नाम के लिए पति पत्नी थे, लेकिन बेहतर यही होगा कि वे फिर कभी न मिले। शाह झेंगियांग वहीं खड़ा रह गया। उसका चेहरा बेहद भद्दा हो गया था। उसे डर था कि रंभा उसे गलत समझेगी। वह अंदर से बेचैन था, जैसे गर्म तवे पर चींटी। निखिल बस हाथ पीछे बांधे खड़ा रहा, ठंडा और बेपरवाह, जैसे यह सब तमाशा देख रहा हो। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रंभा उसके बारे में क्या सोचती है। लेकिन अगर वह शाह के साथ जुड़ जाती, जबकि वह अब भी उसकी पत्नी थी, तो यह निखिल के लिए अपमान की बात होती। अगर यह बात बाहर फैलती तो उसकी पूरी जिंदगी पर एक दाग बन जाती। चाहे वह जितना भी शांत और निर्लिप्त हो, यह बात वह सहन नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने पहले ही बोलकर स्थिति को पलट दिया। निखिल ने मन ही मन ठान लिया, शाह झेंगियांग जैसे धूर्त को तो वैसे भी हटाना पड़ेगा, नहीं तो अनजाने में हरी टोपी पहननी पड़ जाएगी। उसे अब इस तमाशे में रुचि नहीं थी। उसने सभा की ओर देखा और कहा, आप लोग बात करते रहिए, मैं थक गया हूं, अब चलता हूं। इतना कहकर वह मुड़ा और चल पड़ा। शाह अब भी गुस्से से भरा हुआ था। उसने चिल्लाकर कहा, निखिल रुक जा। निखिल ने बिना पीछे देखे हाथ हिलाया। कनिष्ठ शिष्य भाई साहब, सच्ची बातें चुभती हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे भले के लिए कहा। मेरी सलाह मानो, वरना जुबान की डील, मौत की सील। वह आराम से चलता हुआ रात के अंधेरे में खो गया। सभा भवन में मोमबत्तियां जल रही थीं। हर चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी। बाहर चांदनी रात थी और ठंडी हवा पत्तों को हिला रही थी। ये शांति निखिल के शांत मन से पूरी तरह मेल खा रही थी। निखिल ने सोचा, ऐसा छोटा सा तमाशा, वह तो एक हाथ से पलट सकता है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। रात काली स्याही जैसी थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। बस कीड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थीं।
अपने निवास लौटने के बाद निखिल आंगन में खड़ा हुआ, सांस रोककर ध्यान केंद्रित किया जब तक मन पूरी तरह शांत ना हो गया। फिर उसने एक मुद्रा बनाई और अपनी मुट्ठी की कला का अभ्यास शुरू किया। उसके लिए कुल भवन की घटना कोई मायने नहीं रखती थी। उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी साधना। साधना का मार्ग 4 मुख्य चरणों में बंटा होता है: युद्ध मार्ग, मूल मार्ग, आत्मा मार्ग और गूढ़ मार्ग। अपने पिछले जीवन में जब निखिल गूढ़ शक्ति का तलवार गुरु था, उसने 1,08,000 वर्षों तक साधना की थी और गूढ़ एकता स्तर तक पहुंच गया था। यह स्तर सम्राटों का सम्राट कहलाता था, जहां के योद्धा लाखों वर्षों तक जीवित रहते थे। जंगली प्रदेशों की 9 प्रांतों में वे सर्वोच्च माने जाते थे। उस समय निखिल को कई उपाधियां मिली थीं। जंगली प्रदेशों का अधिपति सम्राटों में सम्राट, गूढ़ शक्ति का तलवार गुरु आदि। उसकी ख्याति शिखर पर थी। पूरे जंगली प्रदेशों में उसके बराबरी के लोग उंगलियों पर गिने जा सकते थे। लेकिन अब का निखिल उस ऊंचाई से बहुत दूर था। अब उसका लक्ष्य था साधना की फिर से शुरुआत करना। उसे युद्ध मार्ग पर पहला कदम रखना था और एक अटूट नींव बनानी थी। युद्ध मार्ग 4 स्तरों में बंटा होता है: रक्त संचार, प्राण संचय, आंतरिक अग्नि और निष्कलंकता। इनमें सबसे पहला था रक्त संचार स्तर। इसमें रक्त और प्राण का प्रवाह तेज किया जाता है, जिससे त्वचा, मांसपेशियां, नसें और हड्डियां मजबूत होती हैं। यह स्तर 4 भागों में बंटा होता है: त्वचा शोधन, मांसपेशी शोधन, नस शोधन और हड्डी शोधन। इस स्तर के चरम पर व्यक्ति की त्वचा कांस्य जैसी कठोर और हड्डियां लोहे जैसी मजबूत हो जाती हैं। ऐसे योद्धा नंगे हाथों से बाघ तेंदुए को चीर सकते हैं और एक उंगली से पत्थर तोड़ सकते हैं। ऐसे लोग योद्धा कहलाते हैं। आंगन में चांदनी पानी की तरह बह रही थी और रात का आकाश शांत था। निखिल की हरकतें धीमी और सधी हुई थीं। उसकी पीठ सीधी, कदम स्थिर। उसकी मुद्रा दृढ़ थी पर कठोर नहीं, लचीली थी पर कमजोर नहीं। हर सांस में एक लय थी। जब वह चलता तो लगता जैसे कोई अमर सारस पंख फैला रहा हो, हल्का और सहज। जब वह स्थिर होता तो लगता जैसे चट्टान पर जमी हुई एक देवदार का पेड़ हो। यह थी सारस और देवदार शरीर शोधन विधि। इसमें 9 प्रहार और 18 मुद्राएं थीं। यह अष्टकोणीय परम युद्ध सूत्र का पहला अध्याय था, युद्ध मार्ग की नींव रखने की विधि। यह ग्रंथ निखिल के पिछले जीवन के मित्र दिग्गज योद्धा दिनेश की रचना थी। दिनेश स्वभाव से उग्र और हर युद्ध कला में पारंगत था। वह खुद को सिर्फ एक सिपाही कहता था, लेकिन जंगली प्रदेशों में लोग उसे अद्वितीय युद्ध सम्राट कहते थे, एक जीवित किंवदंती। उसका स्वभाव उद्दंड, घमंडी और बेपरवाह था। उसने 6 महान संप्रदायों के साधुओं को चिढ़ाया था और 3 राक्षसी संप्रदायों के पुराने दैत्यों को पीटा था। न जाने कितने साम्राज्य स्तर के योद्धाओं को उसने मिलने के बहाने धूल चटाई थी। लेकिन दुनिया को यह नहीं पता था कि दिनेश अजय नहीं था। एक बार वह निखिल से मिलने आया था और निखिल की तलवार विद्या से हार गया। यही युद्ध उनकी दोस्ती की शुरुआत बना। बाद में जब दिनेश ने अपनी जीवन भर की साधना को एक ग्रंथ में संजोया तो उसकी एक प्रति निखिल को दी। वही ग्रंथ था अष्टकोणीय परम युद्ध सूत्र। निखिल ने सोचा, जब मैंने पहली बार सारस और देवदार शरीर शोधन विधि पढ़ी तो मैं भी दंग रह गया। यह विधि तो जैसे परम सत्य के निकट है। इसमें कुछ जोड़ने या घटाने की कोई आवश्यकता नहीं। निखिल को भी मानना पड़ा कि युद्ध मार्ग के शुरुआती चरणों में दिनेश की साधना उससे कहीं आगे थी। पूरे जंगली प्रदेशों में इस स्तर पर दिनेश का कोई सानी नहीं था। इसलिए यह विधि सारस और देवदार शरीर शोधन जंगली प्रदेशों की सर्वोत्तम नींव विधि मानी जाती थी। निखिल अब अपनी साधना की नई शुरुआत कर रहा था। उसने बिना झिझक इसी विधि को चुना। यही एक रास्ता था जिससे वह अपने पिछले जीवन के स्वयं से भी आगे बढ़ सकता था। अपने पिछले जीवन के अनुभव और ज्ञान के कारण निखिल को अब साधना का मार्ग स्पष्ट दिख रहा था। इस जीवन में उसे हर स्तर पर अपने पुराने स्वरूप से बेहतर बनना था। तभी वह एक अद्वितीय मार्ग बना पाएगा और अपने अतीत को पार कर सकेगा। एक अगरबत्ती के जलने जितने समय में निखिल ने सारस और देवदार शरीर शोधन विधि को 3 बार पूरा किया। अब वह पसीने से भीग चुका था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। यही उसकी वर्तमान सीमा थी। फिर भी उसका मन
प्रसन्न था। सुबह की रोशनी में उसका लंबा दुबला शरीर 17 वर्षीय युवक की ऊर्जा से दमक रहा था। निखिल ने सोचा, ये मेरी पिछली जिंदगी की यादें लौटने और साधना की नई शुरुआत किए हुए तीसरा दिन है। लेकिन अब सिर्फ 3 बार अभ्यास करने के बाद ही मैं पसीने से तरबतर हो गया हूँ। ये शरीर अभी भी बहुत कमजोर है। पिछले 17 वर्षों में जो भी साधना की वह अधूरी और त्रुटिपूर्ण थी। मेरी नींव तो सही मायनों में मजबूत थी ही नहीं। निखिल ने कपड़े से अपना माथा पोंछा और सोच में पड़ गया। इस जीवन में अपनी साधना खोने से पहले वह ब्लू रिवर तलवार मठ की बाहरी शाखा का तलवार प्रमुख था और क्लाउड रिवर प्रांत में प्रसिद्ध था। लेकिन अपने पिछले जीवन की नजरों में यह उपलब्धि कोई खास बात नहीं थी। निखिल ने सोचा, 17 साल की उम्र में मैं पहले ही उस आदर्श उम्र को पार कर चुका हूं जब युद्ध मार्ग की नींव सबसे अच्छी तरह डाली जा सकती थी। फिर भी अगर मैं सारस और देवदार शरीर शोधन विधि से शुरुआत करूं तो पहले की कमजोरियों की भरपाई करना मुश्किल नहीं होगा। बस एक बात है, इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा कुछ ज्यादा ही कम है ना? निखिल ने भौहें सिकोड़ ली। पिछले 3 दिनों में जब से उसकी यादें लौटी थीं, उसने यह समझ लिया था कि वह किस दुनिया में है। नील महाद्वीप यह सैकड़ों छोटे बड़े देशों से भरा हुआ था और इसका क्षेत्रफल बहुत विशाल था। वह इस समय महान झोउ नामक देश में था जो नील महाद्वीप के सैकड़ों देशों में से एक था। अपने पिछले जीवन में निखिल ने कभी नील महाद्वीप का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन वह निश्चित था कि यह दुनिया जंगली प्रदेशों की 9 प्रांतों से जुड़ी हुई है। उसका कारण सरल था, यहाँ की साधना प्रणाली और जंगली प्रदेशों की प्रणाली की जड़ें एक जैसी थीं। लेकिन चूंकि नील महाद्वीप की आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी, यहाँ के लोग केवल युद्ध मार्ग और मूल मार्ग की ही बात करते थे। साधना के पहले 2 स्तर, जहाँ तक आत्मा मार्ग और गूढ़ मार्ग की बात है, उनका तो यहाँ नामो निशान तक नहीं था। वे केवल किंवदंतियों में ही मौजूद थे। कहा जाता है कि महान झोउ के सबसे शक्तिशाली साधक भी केवल मूल मार्ग तक ही पहुंच पाए हैं। फिर भी आम लोग उन्हें धरती के अमर कहकर पूजते हैं। इससे यह साफ होता है कि नील महाद्वीप में आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी कमजोर है। निखिल बुदबुदाया, मेरे पास भले ही अनगिनत विधियां और शक्तियां हों, लेकिन मैंने पुनर्जन्म ऐसे बंजर स्थान में लिया है जहां उनका उपयोग ही नहीं हो सकता। लेकिन उसे इसकी चिंता नहीं थी। साधना का मार्ग 4 बातों पर टिका होता है: धन, साथी, विधियां और भूमि। निखिल ने सोचा, अगर मुझे कहीं आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर भूमि मिल जाए तो मेरा काम आधा हो जाएगा और परिणाम दुगना मिलेगा। और अगर मुझे कुछ स्वर्गिक औषधियां भी मिल जाएं तो 3 महीने में ही मैं युद्ध मार्ग पार करके मूल मार्ग में प्रवेश कर सकता हूं। इतना सोचकर निखिल मुस्कुराया। मैं शायद जरूरत से ज्यादा आगे की सोच रहा हूं। महान झोउ जैसी जगह में जहां आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी कम है, वहां स्वर्गिक औषधियां मिलना लगभग असंभव है। लेकिन अगर मैं इस बंजर भूमि में भी अपने मार्ग को सिद्ध कर पाया तो ही मैं साबित कर पाऊंगा कि मैं मनीष हूं। तभी मैं अपने पिछले जीवन से भी ऊंचाई तक पहुंचने का अवसर पा सकूंगा। आखिर उसने पुनर्जन्म क्यों लिया? स्वाभाविक है, अपने पिछले जीवन से भी ऊंचे स्तर तक पहुंचने के लिए। निखिल ने सोचा, कल मैं शहर से बाहर जाऊंगा और देखूंगा कि क्या कोई ऐसी जगह मिलती है जो साधना के लिए उपयुक्त हो। यह सोचकर निखिल ने ऊपर देखा। उसकी निश्चिंत नजरें आकाश में चमकते चांद को निहार रही थीं, और जब चांदनी उसकी आंखों में पड़ी तो उनमें एक अलग ही चमक दिखाई दी, एक नई भावना की झलक। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड।